नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है रास्ता मिल गया। सामान से लदे थैलों के साथ रितु हाँफने लगी थी, लेकिन रिक्शा था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर रितु पास ही के एक रेस्टोरेंट में घुस गई और एक ठंडी लस्सी ऑर्डर कर दी। काउंटर पर गरम गरम समोसे निकलते देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने 2 समोसे भी ऑर्डर कर दिए। अपनी थुलथुल काया और थैले संभालती वह एक कोने वाली सीट पर बैठ गई। एक टेबल के पास से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि उस पर एक बैठा स्मार्ट सा नौयुवक उसे बहुत देर से देखे जा रहा है, लेकिन रितु को ही नहीं लगा कि वह उसे जानती है। वह ऐसी ही बेडौल होती काया पर कोई लाइन मारेगा, उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए वह इत्मीनान से घर फ़ोन कर आया से बेबी के बारे में पूछने लगी। यह जानकर कि बेबी अभी तक सोई हुई है, उसने राहत की सांस ली। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उस नौयुवक को अपने इतने समीप पाकर रितु चौंक उठी। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। युवक कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। मैं अंकित हूँ, आपके नरेन जीजू का छोटा भाई। आपकी सीमा दीदी की शादी में आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ, याद आया। अंकित नाम है ना तुम्हारा, और तुम बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे। पर तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। मैं क्या, कोई भी तुम्हें एक बार में नहीं पहचानेगा। आप भी तो कितनी बदल गई हैं। खैर, इंडियन लेडीज में शादी के बाद यह बदलाव तो आता ही है। अंकित का मंतव्य समझ रितु झेंप गई। अपनी धुलधुल काया पर देखकर उसे ज़्यादा शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। बरबस ही उसे ख्याल आया कि इतनी कमनी और सुडौल काया भी उसकी सहेलियां उसे देखकर ईर्ष्या से आहें भरती थीं। पर माता पिता के दिए संस्कारों ने उसे कभी अपने रूप और छरहरी काया पर घमंड नहीं करने दिया। वह हमेशा से ही सामने वाले के गुणों को देखकर दोस्त बनाना पसंद करती थी, ना कि रूप देखकर। इसलिए सीमा दीदी की शादी में आए नरेन जीजा जी और उसके यह भाई अंकित जब उसकी प्रिय सहेली कविता के सामने रूप और छोटे कद का मजाक बनाने लगे तो रितु को सहन नहीं हुआ और वह उन्हें टोक बैठी थी। आप लोगों को कोई मोटा और चश्मिश कहे तो क्या कैसा लगेगा? रितु के तेवर देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। रितु को भी अफसोस हुआ कि ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था। वेटर दोनों का ऑर्डर लेकर चला गया। अंकित ने जूस मंगाया। सामने रखे समोसे जिन्हें देखकर रितु के मुंह में कुछ देर पूर्व पानी आ गया था, अब उसे मुंह चढ़ाते प्रतीत हो रहे थे। उस दिन उसने दोनों भाइयों को संतुलित देहष्टि पर कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था। देखिए, रूप रंग सब भगवान देता है, इसलिए इसका मजाक बनाना उचित नहीं है। हमारे हाथ में है काया को स्वस्थ, सुडौल और अकसर बनाना, अपने गुणों को इतना उभारना कि ये कमजोरियां उसमें छुप जाएं। आपके समोसे ठंडे हो रहे हैं, अंकित ने चेताया तो पुरानी याद कर रितु के चेहरे पर फिर से शर्मिंदगी के बादल मंडराने लगे। अंकित ने शायद उसकी मन स्थिति भांप ली थी। अरे आप शर्मिंदा मत होइए, मैं तो बल्कि उन सब पुरानी बातों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा यह बदला हुआ रूप रंग आपकी उसी समझाइश की बदौलत ही तो है। मैंने वर्कआउट और संयमित खान पान से संतुलित देहष्टि हासिल की है। मुझे मिस्टर राजस्थान का खिताब भी मिल चुका है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। अब आगे की क्या योजना है? रितु ने एक समोसा खत्म कर दूसरा अंकित की ओर बढ़ा दिया। नहीं, यह सब अब बंद कर दिया है। दरअसल मैं यह महानगरी में मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना भाग आजमाने आया हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। ईश्वर करे तो मैं खूब कामयाबी हासिल हो। और नरेन जीजू कैसे हैं? वे तो अब भी वैसे ही हैं। आपकी समझाइश उन्होंने उसी वक्त एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। खैर, आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते कि मैं इन सब मॉडलिंग आदि के पचड़े में पड़ूं। हमारा अपना खानदानी व्यवसाय है। वे चाहते हैं कि मैं उसे संभालूं, पर सोचता हूँ उधर भी भाग आजमा लूं। पाँव नहीं जमा पाया तो वह सब करना ही है। यह भी ठीक है। रितु का मोबाइल बजने लगा। ओ बेबी उठ गई, मुझे निकलना होगा। रितु उठकर सामान आज समेटने लगी। काश अब तो रिक्शा मिल जाए। मेरे पास गाड़ी है, मैं छोड़ दूँ। अंकित ने आगे बढ़कर उसका सामान उठा लिया तो रितु मना नहीं कर पाई और मुस्कुराती हुई उसके साथ चल पड़ी। घर पहुंचकर रितु ने अंकित को धन्यवाद दिया और कॉफ़ी के लिए आग्रह किया। आज तो नहीं, पर एक दिन आऊँगा ज़रूर। अब तो घर भी देख लिया, कॉफ़ी उधार रही। अंकित लौट गया, पर रितु के दिल के सोए हुए तार छेड़ गया।
अब दिन में फ्री होने पर वह अक्सर पुराने एल्बम लेकर बैठ जाती, अपनी पुरानी तस्वीरें देखती, आहें भरती रहती। इससे भी मन नहीं भरता तो संदूक खोलकर पुरानी ड्रेसेस टटोलने लगती, जिनमें समाकर कभी उसने कमनी काया खिल उठती थी। उसे याद आया कि सहेलियां कहती थीं, इस ड्रेस को पहनने से तेरी नहीं, इस ड्रेस की शोभा बढ़ गई है। कपड़े सहेज कर रखते हुए ऋतु के चेहरे पर मायूसी पसर जाती, जिसे वह चाह कर भी नहीं उबार पाती। आखिर एक दिन भी उसने भी निश्चय किया कि वह अपनी पुरानी देह पा कर ही रहेगी। ऋतु की दिनचर्या में आया बदलाव गौर करने लायक था। सवेरे बेबी के उठने से पहले वह 2 घंटे जॉगिंग कर आती। उसके बाद डाइटिशियन द्वारा बताया गया उबला हुआ भाप में पकाया हुआ खाना खाती। शाम को फिर हल्का वर्कआउट। 4 दिन बीतते बीतते ऋतु का जोश ठंडा पड़ने लगा। पूरे दिन बदन दर्द और कमजोरी के एहसास ने उसके चेहरे को निस्तेज कर दिया था। पति गौरव से यह नहीं देखा गया, ऋतु तुम जैसी हो ठीक हो, मुझे तुम वैसी ही पसंद हो। यह डाइटिंग वर्कआउट तुम्हारे बस की बात नहीं है, वजन तो कम होगा नहीं, व्यर्थ ही और बीमारियों को न्योता दे बैठोगे। लेकिन पति की समझाइश ने आग में घी का काम किया। ऋतु ने निश्चय कर लिया कि वह सबको गलत सिद्ध करेगी। आखिर इंसान को कुछ तो अपनी खुशियों के लिए भी करना चाहिए। वह दुगने जोश से अपने अभियान में जुट गई। 4-6 महीने बीतते बीतते परिवर्तन स्पष्ट नजर आने लगा था, किंतु ऋतु दर्पण में खुद को निहारती और खुद पर ही मोहित हो उठती। लोगों की आंखों में अपने प्रति प्रशंसा की भाव उसे लुभाते। मन ही मन वह अंकित को धन्यवाद देती, जिसने उसे खुद प्यार करना सिखाया था। यदि अंकित उसे यह देखे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, ऋतु सोचती, और मन ही मन उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना पर फूली नहीं समाती। उसकी इच्छा उस दिन सचमुच जीवंत हो उठी जब एक दिन अंकित ने आकर उसके दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाजा खोलते ही अंकित को देख उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई। अंकित ठिठक कर 2 कदम पीछे हट गया। वह आंख फाड़ फाड़ कर ऋतु को देख रहा था। उसकी विस्मय से चौड़ी होती हुई आंखें देखकर ऋतु हंस हंस कर ताली पीटने को मन कर रहा था। आप क्या कोई जादू जानती हैं? कभी शरीर में हवा भर लेती हैं तो कभी निकाल देती हैं। ऋतु इस प्रतिक्रिया पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई, लेकिन अंकित सामने सोफे पर बैठा उस तरह हंसता देखकर मुस्करा रहा था। यदि हंसी थम गई हो तो मेरे लिए कॉफ़ी बना लाओ, मैं तो अपनी कॉफ़ी पीने का वादा पूरा करने आया हूँ। बेबी सो रही इसलिए गरम गरम कॉफ़ी के घूंट भरते दोनों देर तक बतियाते रहे। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको निमंत्रण देता चलूँ। 2 दिन बाद मेरा शो है, मैं चाहता हूँ आप मुझे रैंप पर वॉक करता हुआ देखें। हाँ, क्यों नहीं। कुछ सिने मैगजीन्स में पढ़ा था कि तुम्हारे बारे में कुछ एडवर्ट भी किए हैं। हाँ, 2-4 छोटे मोटे ऐड किए, किंतु ऋतु गौर कर रही थी कि अंकित के चेहरे पर खुशी नहीं थी। इच्छित वस्तु पा लेने पर इंसान के चेहरे पर जो आती है। तुम्हारे माँ पिताजी कैसे हैं? घर जाना हुआ या नहीं? वे खुश हैं? हाँ, सभी मेरी कामयाबी से बहुत खुश हैं। हाँ, शायद यह सोचकर खुश हैं कि मैं खुश हूँ। 2 बार घर भी हो आया हूँ, सभी के लिए तोहफे लेकर गया था। माँ कहती थी मेरी वजह से उसकी आस पड़ोस उस नाते रिश्तेदारों में इज्जत बढ़ गई है। यह तो तुम्हारे लिए गर्व की बात है। मेरा छोटा भाई व कुछ और भी चचेरे ममेरे भाई बहन इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थी, जिन्हें ऋतु स्पष्ट समझ सकती थी। तुम क्या चाहते हो? मैं उनकी आंखों में वही उत्सुकता, वही सपने देखना चाहता हूँ जो कभी मेरी आंखों में थे। पर यह सब देखकर मुझे खुशी नहीं होती, बल्कि एक अनजाना सा भय घेरने लगता है। भय कैसा भय? ऋतु हैरत में थी। इस माया नगरी की चकाचौंध आकर्षित तो करती है, पर पास आने पर पता चलता है कि सब मृग मारीच का है। ग्लैमर की ये दुनिया अंदर से खोखली और अस्थिर है। यदि मैं अपने भाई बहनों को यह सब बताऊंगा तो शायद वे मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, समझेंगे मैं उनकी मदद नहीं करना चाहता। मेरे माता पिता ने शायद अपने अनुभव के आधार पर मुझे पहले ही चेता दिया था, तब मैंने उनकी सलाह अनसुनी कर दी थी। पर हकीकत यह है कि आज मैं उनके पास लौटना चाहता हूँ, अपने पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़ना चाहता हूँ। वहाँ मेहनत है तो साथ में सम्मान, प्यार और निश्चित आय भी है। यह सिर्फ मेहनत है और किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। मैं असमंजस में हूँ कि क्या मुंह लेकर लौटूं और किस मुंह से अपने भाई बहनों को यहाँ ना आने की सीख दूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो? समस्या इतनी गंभीर नहीं है। मेरा कहा मानो तो कुछ तुमने सीखा, देखा और भोगा है, वही सब कुछ अपने परिचितों को बता दो। अब यह उनकी इच्छा है कि वे कदम उठाते हैं
कई बार हम अनजाने ही किसी के आदर्श बन जाते हैं। वैसे मैं तुम्हारी आदर्श बन गई थी, तुम अपने भाई बहनों के आदर्श बन गए हो। तुम मेरे रास्ते पर चलते हुए कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। मैं मिस्टर राजस्थान बने, फिर मॉडल, और मैं अपने ही दिखाए रास्ते से भटक गई। फिर तुम्हें देखा तो अपना आदर्श याद आया, फिर यही रास्ते पर चलने लगी। लेकिन तुम्हारे भाई यानी जीजू ने सब देखकर भी अनदेखा कर दिया। वे आज भी वही है, आगे नहीं बढ़ पाए। कहने का सार यह है कि आप किसी के आगे बढ़ने ना बढ़ने का ही सोचें, यानी एक सहायक कारण हो सकते हैं, पर एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं। अपनी हर प्रगति अवनति के लिए इंसान स्वयं जिम्मेदार होता है, कोई दूसरा नहीं। मुझे डर है जिस तरह मैंने अपने माता पिता की नहीं सुनी, उसी तरह वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं। देखो अंकित, दुनिया में भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। कुछ दूसरों को लड़खड़ाते देखकर खुद संभल कर चलने लगते हैं और कुछ रास्ता ही बदल लेते हैं, और कुछ खुद के लड़खड़ा कर गिरने का इंतज़ार करते हैं, फिर संभलते। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब देखते सुनते भी अंधे बहरे बने रहते हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बिना कोई अपराध बोध पाले तुम अपना निश्चय, अपना पक्ष दुनिया के सामने रख दो। अब कौन क्या निर्णय लेता है उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे, तुम नहीं। जहाँ तक माता पिता के पास किए मुंह से लौटने की बात है, तो इंसान को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। दुनिया में माता पिता ही तो ऐसे हैं जिनके पास लौटने से इंसान को कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका प्यार निस्वार्थ होता है। यदि हम सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं तो उनके पैरों में झुकेंगे तो उनके घुटनों तक ही झुक पाएंगे, क्योंकि पहले ही उनमें भाव से वो कांपते हाथ हमारे कंधे पे थाम लेंगे। अपनी बात समाप्त कर ऋतु ने नजरें उठाई तो पाया अंकित का चेहरा आंसुओं से तर था, पर चेहरे पर संतुष्ट के भाव थे। शायद उसे अपनी राह मिल गई थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों, हर आदमी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस रास्ते पे चले और ना चले। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी कहानी में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बनता है। धन्यवाद।